नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से अर्मेनिया और अज़रबैजान ये दोनों देशों के बीच में मिलिट्री क्लैशेस की खबरें हम पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक 100 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें सिविलियंस भी शामिल थे। अब जबकि कोविड की महामारी के कारण दुनिया के सारे देश त्रस्त है, उसी के बीच में दोनों देशों के बीच में ये तनाव उभरा है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2 महीने पहले जुलाई में भी इसी तरह की खबरें हमने पढ़ी थी, जिसमें लगभग 16 लोगों की मृत्यु हुई थी। अब इन दो देशों के बीच में एग्जैक्टली क्या इश्यूज है, किस लिए ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये प्रॉब्लम का इतिहास क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो के ज़रिए आपको बताना चाहूँगी। बेसिकली अर्मेनिया और अज़रबैजान और इनके साथ साथ जॉर्जिया, ये तीन जो देश है ये साउथ कॉकेशियन प्रदेश के माने जाते हैं। जो ये साउथ कॉकेशियन प्रदेश है, जिसके पूरब में कैस्पियन सी है और पश्चिम में ब्लैक सी है। उसी के साथ साथ उत्तर में रशिया आता है, दक्षिण में ईरान और पश्चिम में टर्की। तो ये तीन बड़े देशों से ये छोटा सा प्रदेश घिरा हुआ है। अब अगर हम हिस्टोरिकली देखेंगे तो ये प्रदेश हमेशा से रशियन, पर्शियन और टर्किश एम्पायर्स का एक मीटिंग पॉइंट रहा है और उसी के साथ साथ एक पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट भी रहा है। इस प्रदेश पे एक प्रभाव जमाने के लिए ये तीनों जो बड़े साम्राज्य थे, इनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ एक फ्लैश होता था इस एरिया में। इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी, ये जो अर्मेनियंस और अज़रबैजानी हैं, इनके बीच में एक जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसका एक लंबा इतिहास रहा है। इनके बीच में रिलीजियस, एथनिक और रेशियल और हिस्टोरिकल, कल्चरल अलग अलग तरह के डिफरेंसेस पहले से है। जो अर्मेनियन लोग हैं ये क्रिश्चियन उसमें बिलोंग करते हैं और जो अज़रबैजानीज है ये मुसलमान हैं और उसी के साथ साथ टर्किश कल्चरल स्टॉक को बिलोंग करते हैं। तो इनके बीच में जो क्लैशेस है, इसका सबसे पहला उदाहरण अगर हम देंगे, अगर मिलिट्री क्लैश की बात करते हैं, तो वो आज से 100 साल पहले, जब प्रथम विश्व युद्ध के थोड़ा सा बाद में इनके बीच में लगातार मिलिट्री क्लैशेस हुए थे। 20वीं सदी के शुरू के कुछ साल ये प्रदेश ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा रहा। उसके बाद जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया और रशिया में बोल्शेविक क्रांति हुई और सोवियत यूनियन की स्थापना हो गई, उसके बाद धीरे धीरे ये सारे प्रदेश, जैसे मध्य एशिया के प्रदेश, कॉकेशियन, पूर्वी यूरोप के प्रदेश, ये सारे सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गए। अब आज यहाँ पे जितने भी क्लैशेस हम लोग देख रहे हैं, उसकी अगर जड़ें हमें ढूंढनी है तो कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन में जिस तरह का एक एथनिक इंजीनियरिंग हुआ था, उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम इतिहास में देखते हैं तो 1920 की के दशक में स्टालिन ने एक नेशनलिटीज के तौर पर रिपब्लिक्स को रिफॉर्मेशन करने की एक नीति अपनाई थी, जिसके तहत एक स्वतंत्र अज़रबैजानी गणराज्य उन्होंने बनाया और उसी के साथ साथ स्वतंत्र अर्मेनियन गणराज्य भी बनाया। लेकिन ऐसा करते वक्त सिर्फ एथनिसिटी और नेशनलिटी का मुद्दा ध्यान में ना रखते हुए काफ़ी सारे दूसरे भी स्ट्रेटेजिक मुद्दे इसमें ध्यान में रखे गए, जिसके कारण एक छोटा सा माउंटेनियस रीजन है जिसका नाम है नागोर्नो काराबाख। तो ये नागोर्नो काराबाख जो प्रदेश है, इसको अज़रबैजान के अंदर ऑटोनॉमस रिपब्लिक की मान्यता देकर अज़रबैजान में शामिल किया गया था। अब इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो ये नागोर्नो काराबाख जो माउंटेनियस प्रदेश है, ये ज़्यादातर अर्मेनियन क्रिश्चियंस से भरा हुआ है। वहाँ पे 75% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन अर्मेनियन क्रिश्चियंस की है। लेकिन फिर भी इसको अज़रबैजान में डाला गया। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि जो अर्मेनियन गणराज्य है और जो अज़रबैजानी गणराज्य है, उसके बीच में, अज़रबैजान के बिल्कुल बीच में ये एक छोटा सा अर्मेनियन एनक्लेव बना हुआ था। एनक्लेव का मतलब ये है उसके इर्द गिर्द सभी तरफ अज़रबैजानी पॉपुलेशन के मेजॉरिटी के प्रदेश थे। इसीलिए जो मेनलैंड अर्मेनियन गणराज्य था, उसके और नागोर्नो काराबाख के बीच में कनेक्टिविटी नहीं थी और बीच में अज़रबैजान का प्रदेश आता था और इसके कारण ये जो एन्क्लेव बना था, इसको अज़रबैजान के अंदर ही एक ऑटोनॉमस रिपब्लिक के नाम पर उन्होंने रखा था। अब बात ये हो गई, जब तक सोवियत यूनियन इंटैक्ट था, जब तक मॉस्को का कंट्रोल बना हुआ था, तब तक यहाँ पे शांति थी।
तो जो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट उभरा था वो कुछ दशकों के लिए फ्रीज हो गया था। लेकिन ये जो फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट था उसकी जड़ें इतनी मजबूत थी कि वो कभी ना कभी फिर से उभर के आना ही था। अब 1980 की का जो दशक था उसके एंड के तरफ अगर हम देखते हैं, गोर्बाचेव जब सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बने और उन्होंने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका की बातें करना शुरू कर दिया, तब जाके नागोर्नो काराबाख के जो आर्मेनियन क्रिश्चियंस थे उन्होंने अपनी जो एक राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसके बात करना शुरू कर दिया और उन्होंने ये मूवमेंट चलाया वहाँ पे कि हम अब अज़रबैजान में नहीं रहना चाहते, हम अपना जो हमारा जो एथनिक मेजॉरिटी का गणराज्य है आर्मेनिया उसमें शामिल होना चाहते हैं। और तब से लगभग 1988 से इस कॉन्फ्लिक्ट का फिर से सर उठाना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी सोवियत यूनियन जब तक बना हुआ था तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट बन के रहा, इसमें कोई मिलिटराइजेशन नहीं हुआ, हल्के से थोड़े बहुत क्लैश होते थे। लेकिन 1991 में 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया था, उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ था और आर्मेनिया और अज़रबैजान दोनों इंडिपेंडेंट देश बने, उसके बाद ये जो कॉन्फ्लिक्ट था इसका मिलिटराइजेशन हो गया और ये एक फुल फ्लेज वॉर की तरह शुरू हो गया, नागोर्नो काराबाख का इशू। अब इसमें सबसे पहली बात ये कहनी चाहिए कि सोवियत यूनियन के जितने भी मतलब जो डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके बाद पूरे सोवियत यूनियन में काफ़ी जगह पे फ्लैश पॉइंट्स थे, वो फिर से सर उठाना शुरू कर दिए। लेकिन उनके बीच का ये जो फ्लैश पॉइंट था नागोर्नो काराबाख का, जिसके कारण अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में वॉर हुई, ये सबसे खतरनाक और सबसे इम्पॉर्टेंट फ्लैश पॉइंट माना जाता है, जिसने सोवियत यूनियन के टूटने के कुछ दिनों में ही वॉर शुरू कर दिया था दो गणराज्यों के और जो उस वक्त स्वतंत्र देश बने थे उनके बीच में। ये वॉर लगभग 3 सालों तक चलता रहा और इस बीच में निगोशिएशंस के भी प्रयास होते रहे। ये निगोशिएशन करने के लिए आर्मेनियन, अज़रबैजानी और नागोर्नो काराबाख के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको साथ में लाया गया। जो ओएससी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक ओएससी मिन्स्क ग्रुप इसमें बनाया था। ये मिन्स्क ग्रुप में जो जिनके अध्यक्ष था रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस, ये 3 देशों के बीच में थी। ये 3 देशों ने मिलकर आर्मेनियन और अज़रबैजानीज को एक टेबल पे बिठा के उनसे बातचीत करना, निगोशिएशन करना शुरू किया और 1994 में सीज फायर साइन हो गया। और उसके बाद कम से कम वो जो 3 साल का लंबा वॉर था उसको एक तरह से एक फुल स्टॉप नहीं लेकिन कम से कम एक कॉमा लग गया। उसके बाद ये हुआ कि ये जो वॉर हुआ था इसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी और इसमें ये भी हुआ था कि लाखों लोग वहाँ से डिस्प्लेस हो गए थे। नागोर्नो काराबाख के जो आर्मेनियंस थे वो वहाँ से भाग के आर्मेनिया का जो मेनलैंड है वहाँ जाने लग गए। वहाँ के जो अज़रबैजानी थे वो अज़रबैजान के दूसरे एरिया में जाके रहना शुरू हो गए। और इसके बीच में जब सीज फायर साइन हो गया तब नागोर्नो काराबाख पूरी तरह से आर्मेनिया के हाथ में था और उसी के साथ साथ उसके इर्द गिर्द जो इलाका है जिसमें काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ अज़रबैजानी मेजॉरिटी है वो भी आर्मेनियन कंट्रोल में आ गया था। लेकिन सीज फायर साइन होने के बाद आर्मेनिया ने नागोर्नो काराबाख का जो प्रदेश है उसको ना अपने एरिया से जोड़ा, अपने आप में शामिल किया और ना उनको स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पे मान्यता दी। तो आज अगर हम देखेंगे तो नागोर्नो काराबाख का जो प्रदेश है उसको दुनिया का कोई भी देश मान्यता नहीं देता है, ना कि आर्मेनिया भी उसको मान्यता नहीं देता। और वो अगर लीगल तरीके से देखा जाए तो वो अज़रबैजान का ही हिस्सा माना जाता है। दुनिया के काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जो नागोर्नो काराबाख को आज भी अज़रबैजान का ही हिस्सा मानते हैं। लेकिन नागोर्नो काराबाख के प्रदेश पर अज़रबैजान का फिजिकल कंट्रोल अब नहीं है, उसका फिजिकल कंट्रोल चला गया है आर्मेनियन मेजॉरिटी का एक जो गुट बना हुआ है उनके हाथ में, वहाँ के कम्युनिटी के हाथ में, जिसको आर्मेनिया बाहर से सपोर्ट करता है। आर्मेनिया वहाँ पे मिलिट्री का वो करता है लेकिन टेक्निकली उसको अज़रबैजान से अपने आप में शामिल अभी तक वो नहीं किया है। इसके कारण 1994 में एक तरफ तो सीज फायर हो गया था लेकिन उसके बाद भी ये कॉन्फ्लिक्ट का पूरी तरह से रिजोल्यूशन नहीं हुआ है।
ओएससी मीन्स ग्रुप लगातार कोशिश करता रहा, जो आज भी कर रहा है। दूसरे दुनिया के काफ़ी देश कोशिश करते रहे, लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बार बार हर 2-3 साल बाद सर उठाता रहा और कुछ ना कुछ मिलिट्री क्लैशेस इस बीच में होते रहे। अभी जो क्लैशेस हो रहे हैं, इसके पहले जुलाई में हुए थे, उसके पहले 2016 में अगर हम देखेंगे तो उस दिन 4 दिन का बड़ा भयानक एक जंग हुई थी। 4 दिन काफ़ी लोगों की जान जिसमें चली गई थी और दुनिया भर के सारे देशों ने इसमें एक अपील की थी कि आप मिलिट्री सोल्यूशन ना अपनाते हुए आप निगोशिएशंस करिए। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो आर्मेनियन और अजरबैजानी साइड्स है और जो नागोर्नो काराबाख के जो आर्मेनियन गुट है, इनके बीच में पीस टॉक्स हो नहीं पा रहे हैं, इनके बीच में कोई भी निगोशिएशन हो नहीं पा रहा है। अब ऐसे समय में जब कोविड महामारी से दुनिया त्रस्त है, उस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट फिर से उभर के आया है और फिर से अगर हम पिछले 3 दिन की न्यूज़ देखते हैं तो इस कॉन्फ्लिक्ट का एक तरह से इंटरनेशनलाइजेशन होता हुआ दिख रहा है। दुनिया के सारे देश उसके बीच में अभी आना और उसमें इंटरफियर करना शुरू किए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम मैं लूँगी टर्की का। टर्की आज एक ऐसा देश है जिसके मसल फ्लेक्सिंग के कारण उसके इर्द गिर्द के सारे देश त्रस्त है। टर्की और आर्मेनिया एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन टर्की और आर्मेनिया के बीच में कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। टर्की ने आर्मेनिया को रिकॉग्नाइज जरूर किया है, लेकिन उनके साथ कोई भी रिलेशंस उन्होंने नहीं बनाए। उसी के साथ साथ जो अजरबैजान इस कॉन्फ्लिक्ट में जो दूसरा देश है, उसके साथ टर्की के बहुत अच्छे रिलेशंस है। वो एथनिक ब्रेदरेन है, एक दूसरे के साथ एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध है इनके रहे हैं, और ये भी माना जाता है कि अजरबैजान को टर्की हर तरह से सपोर्ट करता है। जुलाई में इन दोनों के देशों के बीच में कुछ क्लैशेस हुए जिसके बारे में मैंने अभी बताया। उसके तुरंत बाद अगस्त के महीने में टर्की और अजरबैजान दोनों के बीच में एक लंबा 13 दिनों का मिलिट्री ड्रिल हुआ था, जॉइंट मिलिट्री ड्रिल। टर्की अजरबैजान को मिलिट्री सप्लाईज भी बहुत देता है। तब ऐसे समय में ये हुआ है कि टर्की ने अपने आप को इस कॉन्फ्लिक्ट का एक अहम हिस्सा मान के अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है, और टर्की के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष है, उन्होंने आर्मेनिया पर निशाना साध के कि किस तरह आर्मेनिया ही इसके लिए जिम्मेदार है और आर्मेनिया ने अजरबैजान के कुछ पार्ट्स को ऑक्यूपाई कर रखा है जिसको उन्हें खाली करना चाहिए, इस तरह की बातें करना शुरू किया है। अब ये है कि आर्मेनिया और अजरबैजान ये दोनों देश एक दूसरे के ऊपर मर्डलिंग कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि शुरुआत इन्होंने की थी, शुरुआत मैंने की थी, मान कोई नहीं रहा है कि किसके कारण शुरुआत हुई थी, और यही पिछले 2 दशकों से हो रहा है। तो इसमें नया कुछ नहीं है, लेकिन बात ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका एक पीसफुल रिजोल्यूशन करने के लिए हमें सारे जो कंट्रीज़ है, सारे जितने भी इम्पोर्टेंट एक्टर्स हैं, उनको एक टेबल पे लाना पड़ेगा और इस कॉन्फ्लिक्ट का इंटरनेशनलाइजेशन होने से हमें रोकना होगा। दूसरी बात मैं करना चाहूँगी रशिया के बारे में। रशिया जितने भी पोस्ट सोवियत कंट्रीज़ है, सोवियत यूनियन से टूट के अलग हो गए जितने भी देश हैं, उनके ऊपर रशिया का आज भी प्रभाव है, और ख़ास करके स्ट्रेटेजिक तौर पे और मिलिट्री तौर पे रशिया आज भी ये सारे एरियाज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और रशिया ये कभी नहीं चाहेगा कि उनके बैकयार्ड के कॉकेशिया और मध्य एशिया जो प्रदेश उनमें दूसरी कोई कंट्री आकर वहाँ पे अपना प्रभाव जमाए। लेकिन जहाँ तक नागोर्नो काराबाख के कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है, रशिया ने शुरू से एक बैलेंस्ड तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट की तरफ देखा है। हालांकि रशिया के आर्मेनिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। आर्मेनिया जो रशिया प्रणीत 2 बड़े संगठन हैं, एक तो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, और दूसरा यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। दोनों पे रशिया की बहुत अच्छी पकड़ है और आर्मेनिया इन दोनों का मेंबर है। अजरबैजान इनमें से किसी का भी मेंबर नहीं है। तो आर्मेनिया के ऊपर अगर कुछ भी आज आती है तो रशिया को अपने एक अलाय के तौर पे उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, लेकिन उसी के साथ साथ रशिया के अजरबैजान के साथ भी अच्छे संबंध है। दूसरी तरफ अजरबैजान एक ऐसी कंट्री है जिसने रशिया के साथ अपने संबंध को बना के रखा है, लेकिन उसी के साथ साथ अजरबैजान ने दूसरे ऑल्टरनेटिव पार्टनर्स बनाना भी शुरू किया है, जिसमें टर्की इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ वेस्ट के काफ़ी सारे देश हैं जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी आता है, उन्होंने
एनर्जी मार्केट जो है उसमें रशिया की मोनोपोली कम करने के लिए अजरबैजान को एक तरह का सपोर्ट किया है। जो कॉकेशियन कंट्रीज है उसमें अजरबैजान एकमात्र ऐसा देश है जिनके पास बहुत सारी एनर्जी रिसोर्सेस है। अब ये एनर्जी रिसोर्सेस जो है उनको अजरबैजान पाइपलाइन के जरिए टर्की में और उससे आगे जाकर यूरोप और दूसरे देशों को निर्यात करता है। अब ये जो पाइपलाइंस बनी है ये खास करके इनका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि रशिया की मोनोपोली को ये पाइपलाइंस खत्म करती है, और जिसमें बहुत सारी पाइपलाइंस है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है जो बाकू अजरबैजान की राजधानी है वहां से चल के बाकू तिबिलिसी सिहान ये जॉर्जिया में जाके टर्की में जाती है। तो ये पाइपलाइन पॉलिटिक्स में ऑल्टरनेटिव खोजने के बाद अजरबैजान एक तरह से रशिया के ऊपर जो डिपेंडेंस था वो कम करता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी रशिया का इस कॉन्फ्लिक्ट में जो रोल है वो हमेशा एक मीडिएटर का रहा है। ओएससी के मिन्स्क ग्रुप का भी रशिया एक अहम मेंबर है, और इस बार भी पिछले 2 दिनों की न्यूज़ अगर हम देखेंगे, अगर राष्ट्राध्यक्ष पुतिन ने जो उन्होंने यही कहा है कि आप मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं हो सकता इसलिए आप सीजफायर करो, मिलिट्री जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको रोको और उसके बाद टेबल पे आके निगोशिएशन करते हैं। अब छोटी सी बात में 1 मिनट में इंडिया के बारे में करना चाहूँगी। इंडिया का डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ कोई भी इन्वॉल्वमेंट कभी भी नहीं रहा है। हालांकि 2008 में यूनाइटेड नेशंस के कुछ देशों ने मिलकर एक रिजोल्यूशन पास किया था जिस रिजोल्यूशन में ये लिखा था कि आर्मेनिया ने अजरबैजान के कुछ प्रांत को, कुछ प्रदेशों को जबरदस्ती ऑक्यूपाई कर रखा है और उसको उनको फ्री करना चाहिए, और अजरबैजान का नागोर्नो काराबाख ये अहम हिस्सा है। इस तरह की बातें उस रिजोल्यूशन में कही गई थी जिसमें बहुत सारे 35 से भी ज़्यादा लोगों ने ज़्यादा देशों ने उस पर वोट किया था। इंडिया ने उस समय इसके खिलाफ वोट किया था, जो वोट आर्मेनिया के पक्ष में गया था। ये बात बहुत ज़रूरी है इंडिया का स्टैंड समझने के लिए, जिसमें आर्मेनिया के साथ वोट करने वालों में इंडिया के साथ साथ रशिया, यूएस और फ्रांस भी थे, जो ओएससी मिन्स्क ग्रुप के इम्पोर्टेंट की अध्यक्षता उनके पास है। तो ये स्टैंड इंडिया ने उस वक्त लिया था। लेकिन अगर हम एक लंबा इतिहास देखेंगे तो इंडिया ने इस तरह का साइड हमेशा से लेने से इनकार किया है, और इंडिया ने दोनों के साथ एक बैलेंस्ड रिलेशन बनाने की कोशिश की है। एक तरफ आर्मेनिया के साथ हम बहुत अच्छी रिलेशनशिप बनाए हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ट्रेड इन सब मामलों में हमारी वो चलती रहती है। उसी के साथ साथ अजरबैजान भी इंडिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्टनर है। खास करके इंडिया, ईरान और रशिया के बीच में जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो रहा है, जो मुंबई से चल के ईरान के चाबहार और बंदर अब्बास के बंदरगाहों की तरफ से ऊपर जाके अजरबैजान के थ्रू रशिया जाएगा और रशिया से यूरोप जाएगा। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में अजरबैजान का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। 2 साल पहले हमारी विदेश मंत्री सुषमा जी भी अजरबैजान गई थी और ये भेंट बहुत यशस्वी थी। वहाँ पे जो अग्नि का मंदिर है उसको भी उन्होंने भेंट दी थी, जो भारत और अजरबैजान के बीच की जो सांस्कृतिक कनेक्ट है उसका एक अहम रूप माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें इस बात को भी मार्क करना पड़ेगा कि अभी जो पिछले साल इंडिया ने कश्मीर के विषय में जो एक उसका रिफॉर्मेशन करने की जो एक स्टेप ली थी, और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ऐसे 2 यूनियन टेरिटरीज में कश्मीर को विभागा था, उस वक्त दुनिया के काफ़ी सारे देश जिसमें पाकिस्तान, टर्की और उसी के साथ साथ अजरबैजान भी उसमें शामिल था, जिन्होंने भारत का विरोध करके कश्मीर के इशू पर हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। इसी के दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो आर्मेनिया एक ऐसा देश रहा है जिसने हमेशा भारत को सपोर्ट किया है कश्मीर के विषय में और भारत के पक्ष में हमेशा अपनी बात रखी है। दूसरी तरफ हम अगर देखेंगे तो पाकिस्तान और टर्की, ये दोनों देश अजरबैजान के पीछे खड़े रहते हैं। पाकिस्तान के एक ऑफिशियल ने तो 2 दिन पहले ये भी कहा है कि अजरबैजानी हमारे भाई है, दे आर आवर एथनिक ब्रेदरन एंड वी हैव टू हेल्प देम। और इसकी भी रिपोर्ट्स आ रही है कि पाकिस्तान ने शायद कुछ ट्रूप्स भी वहाँ पे भेजे हो। हालांकि इस बात का कोई अभी तक खुलासा नहीं है, बस रिपोर्ट आ रही है। लेकिन इस बीच में ये कहा जाता है कि ये इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट का,
तो आगे जाकर हमें देखना पड़ेगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट ये कहाँ से कहाँ ले जाता है, और उसमें ये दुनिया के जो देश एक्टिव हो रहे हैं, जो मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं, वो यशस्वी होते हैं, या जो मिन्स्क ग्रुप के तहत निगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं वो यशस्वी होते हैं। ये आने वाले कुछ समय में देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।